कहानी की शुरुआत होते ही सामने कंग दिखाई देता है और इस वक्त उसके अंदर इतना उबाल भरा होता है कि उसका गुस्सा काबू में ही नहीं आ रहा होता। तभी वहाँ जिया नाम की एक छोटी लड़की आती है जो सुन और बोल नहीं सकती लेकिन साइन लैंग्वेज से कंग से बात करती है। वही जो कंग के सबसे करीब है और जिसके सामने यह विशाल टाइटन भी नरम पड़ जाता है। कंग उसकी बात कभी नहीं टालता, लेकिन इस बार उसके भीतर भरी बेचैनी इतनी खतरनाक थी कि वह पास खड़ा एक पूरा पेड़ जड़ से उखाड़कर सीधा आसमान की तरफ दे मारता है। वह पेड़ ऊपर जाकर एनर्जी वॉल से टकराता है और उसमें साफ छेद कर देता है। तभी समझ आता है कि कंग किसी खुले जंगल में नहीं बल्कि इंसानों की बनाई हुई एक नकली दुनिया के अंदर कैद है, ताकि गॉडजिला तक उसकी मौजूदगी की भनक भी न पहुंचे। कुछ साल पहले इन दोनों के बीच ऐसी भयानक टक्कर हो चुकी थी जिसमें गॉडजिला ने कंग को हरा दिया था। सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि ये दोनों टाइटन्स एक दूसरे की मौजूदगी को दूर से ही महसूस कर सकते हैं और इंसानों को डर था कि अगर ये फिर आमने सामने आ गए तो दुनिया एक बार फिर तबाही का मंजर देखेगी। लेकिन अब हालात बदल चुके थे क्योंकि कंग पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और ताकतवर हो चुका था। इसी वजह से तय किया जाता है कि उसे यहाँ से हटाकर किसी और जगह ले जाया जाए। दूसरी तरफ कहानी हमें बर्नी नाम के एक आदमी तक ले जाती है जो एपेक्स नाम की एक विशाल टेक कंपनी में काम करता है। ये वही कंपनी है जो एडवांस मशीनें और रोबोट्स बनाने के लिए मशहूर है। लेकिन बर्नी को काफी समय से शक था कि इसके पीछे कुछ ऐसा छुपा है जो दुनिया के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। सच तक पहुंचने के लिए वह कंपनी का सीक्रेट डाटा निकालने की कोशिश करता है और तभी उसे पता चलता है कि एपेक्स हांगकांग की तरफ किसी बहुत बड़े और गुप्त प्रोजेक्ट को भेजने वाली है। तभी वहां खतरे का सायरन गूंज उठता है और यह साफ संकेत होता है कि गॉडजिला पास आ चुका है। अगले ही पल समंदर की लहरें फटती हैं और गॉडजिला भयानक अंदाज में बाहर निकल आता है। उसके सामने जो भी पड़ता है वह उसे पल भर में तबाह करना शुरू कर देता है। ये देखकर वहां मौजूद लोग सन्न रह जाते हैं क्योंकि गॉडजिला को तो हमेशा इंसानों के रक्षक के रूप में देखा गया था। फिर आखिर आज ऐसा क्या हो गया था कि वही रक्षक अब विनाश बनकर टूट पड़ा था। गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर ताकत का ऐसा भयानक वार करता है कि पूरी एपेक्स फैसिलिटी कुछ ही पलों में आग और मलबे के ढेर में बदल जाती है। यह हमला सिर्फ एक शहर पर नहीं पूरी दुनिया के भरोसे पर था, क्योंकि देखते ही देखते हर तरफ यही खबर फैल जाती है कि गॉडजिला लौट आया है, लेकिन इस बार एक रक्षक की तरह नहीं बल्कि विनाश बनकर। हालात को अपने पक्ष में मोड़ते हुए एपेक्स का मालिक वॉल्टर टीवी पर आकर ऐलान करता है कि गॉडजिला अब काबू से बाहर जा चुका है और उसकी कंपनी जल्द ही ऐसी मशीन तैयार कर देगी जो इस खतरे को हमेशा के लिए रोक सके। यही खबर मेडिसन भी देख रही होती है और उसे शुरू से यकीन था कि गॉडजिला बिना वजह हमला नहीं कर सकता। उसकी नजर में इसके पीछे सीधा एपेक्स का हाथ था। अपनी बात मनवाने के लिए वह अपने पिता के पास जाती है और उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि गॉडजिला को जरूर किसी ने उकसाया है, लेकिन उसके पिता उसकी एक नहीं सुनते। वह साफ कह देते हैं कि टाइटन्स भी इंसानों की तरह होते हैं, उनका बर्ताव भी बदल सकता है और अब गॉडजिला पहले जैसा रक्षक नहीं रहा। ये सुनकर मेडिसन निराश जरूर होती है लेकिन रुकती नहीं। वहां से निकलते ही वह बर्नी की ऑनलाइन ऑडियो सुनना शुरू कर देती है जिसमें वह गॉडजिला और एपेक्स से जुड़े ऐसे राज खोल रहा होता है जो पूरी कहानी को ही दूसरी दिशा में मोड़ देते हैं। बस यही वह पल था जब मेडिसन तय कर लेती है कि अब वह बर्नी को ढूंढ कर रहेगी, क्योंकि उसी के पास शायद यह जवाब था कि गॉडजिला ने बाकी दुनिया को छोड़कर एपेक्स को ही निशाना क्यों बनाया। दूसरी तरफ एपेक्स का मालिक वॉल्टर मशहूर साइंटिस्ट नेथन से मिलने पहुंचता है और उसे बताता है कि होलो अर्थ को लेकर उसकी थ्योरी सच थी। नेथन पहले ही अपनी किताब में लिख चुका था कि हमारी जमीन के नीचे एक और छिपी हुई दुनिया मौजूद है और वही जगह टाइटन्स की असली ताकत का स्रोत है। वॉल्टर इसी बात को अपने सबसे बड़े लालच में बदल देता है। वह नेथन से कहता है कि अगर वे उस दुनिया तक पहुंच गए तो उन्हें ऐसी शक्ति मिल सकती है जिससे गॉडजिला को हमेशा के लिए रोका जा सके। इसी बातचीत के दौरान वह नेथन को अपने एक खास आदमी से भी मिलवाता है जो इस मिशन में उनके साथ जाने वाला था। फिर वह बताता है कि उनकी टीम ने होलो अर्थ के भीतर ऐसी ऊर्जा का सुराग पाया है जो पूरी दुनिया का संतुलन बदल सकती है। ये सुनकर नेथन चौंक तो जाता है, लेकिन साथ ही उसके सामने अपने अतीत का सबसे दर्दनाक डर खड़ा हो जाता है, क्योंकि कुछ साल पहले उसका भाई भी वहां पहुंचने की कोशिश में अपनी जान गंवा चुका था। वजह थी उस रहस्यमयी दुनिया की वह भयानक ग्रेविटी इन्वर्शन जो हर चीज को कुचल देने की ताकत रखती थी। असल खतरा सिर्फ होलो अर्थ तक पहुंचने का नहीं था, बल्कि वहां टिक पाना ही नामुमकिन जैसा था। उस दुनिया की ग्रेविटी इतनी बेरहम थी कि उसके दबाव में पहुंचते ही इंसान हो या मशीन सब चकनाचूर हो सकते थे। लेकिन वॉल्टर पूरी तैयारी के साथ आया था। वह भरोसे से बताता है कि उसकी कंपनी ने खास HEAVS यानी एंटी ग्रेविटी क्राफ्ट्स तैयार किए हैं जो उस जानलेवा दबाव को सह सकती हैं। नेथन तब एक और अहम बात बताता है, हर टाइटन के भीतर अपने असली घर तक पहुंचने की एक जन्मजात क्षमता होती है। इसी वजह से होलो अर्थ का रास्ता ढूंढने के लिए उन्हें कंग की जरूरत थी, क्योंकि वही उन्हें सही दिशा तक ले जा सकता था। यह सोचकर नेथन अपनी पुरानी दोस्त इलीन के पास पहुंचता है जो लंबे समय से कंग की देखभाल कर रही थी। वह उसे समझाता है कि कंग को अब इस
इस नकली दुनिया में ज्यादा दिन तक बंद रख पाना मुमकिन नहीं है। उसका असली ठिकाना होलो अर्थ है और अगर उसे जिंदा रखना है तो वहीं पहुंचाना होगा, क्योंकि बाहर की दुनिया में गॉडजिला उसे कभी चैन से नहीं जीने देगा। लंबी बहस के बाद आखिरकार इल्लीन मान जाती है, क्योंकि उसके पास भी कंग को बचाने का इससे बेहतर कोई रास्ता नहीं था। इसके बाद भारी सुरक्षा, आर्मी के जहाजों और पूरे काफिले के बीच कंग को मोटी जंजीरों में बांधकर एक विशाल जहाज पर ले जाया जाता है। रास्ते में छोटी बच्ची जिया इशारों से बताती है कि कंग का गुस्सा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उसे इस तरह कैद होकर रहना बिल्कुल मंजूर नहीं। उधर आर्मी का लीडर सबको यकीन दिलाता है कि वे गॉडजिला की नजर से बचकर निकल जाएंगे, लेकिन इल्लीन अच्छी तरह जानती थी कि यह इतना आसान नहीं है। गॉडजिला और कंग की दुश्मनी बहुत पुरानी थी और दोनों खुद को इस दुनिया का असली राजा मानते थे। अगर ये समंदर के बीच टकरा गए तो वहाँ ऐसी तबाही मचेगी जिसे कोई भी नहीं रोक पाएगा। उधर मेडिसन अपने दोस्त के साथ आखिरकार बर्नी तक पहुंच जाती है। बर्नी उन्हें बताता है कि उसे पहले से शक था कि एपेक्स चुपके से कुछ ऐसा बना रही है जो गॉडजिला को सीधी चुनौती दे रहा है, और शायद गॉडजिला को उसी बात की भनक लग गई थी। इसी कारण उसने कंपनी पर हमला किया होगा। लेकिन जवाब मिलने से पहले ही समंदर में चल रहे जहाजों पर खतरे का सायरन गूंज उठता है। छोटी बच्ची जिया घबराकर इशारा करती है कि गॉडजिला आ चुका है। उसकी मौजूदगी महसूस होते ही वहाँ खड़े हर इंसान को समझ आ जाता है कि अब इस टक्कर से बचना मुमकिन नहीं। अगले ही पल समंदर की गहराई फटती है और गॉडजिला अपनी पूरी दहशत के साथ बाहर निकलता है। रास्ते में आने वाली शिप्स उसके सामने खिलौनों जैसी लगती हैं, जिन्हें चीरता हुआ वह सीधा कंग की तरफ बढ़ता है। उस वक्त कंग अब भी भारी जंजीरों में जकड़ा हुआ था, इसीलिए आर्मी उसे बचाने के लिए गॉडजिला पर रॉकेट्स और मिसाइलों की बारिश कर देती है। मगर यह हमला उतना ही बेअसर साबित होता है जितना किसी पहाड़ पर पत्थर फेंकना, क्योंकि गॉडजिला पर उसका रत्ती भर भी असर नहीं पड़ता। गॉडजिला पलक झपकते ही आसमान में मंडरा रहे लड़ाकू प्लेन्स को तबाह कर देता है। फिर उसका पूरा गुस्सा आर्मी के जहाजों पर टूट पड़ता है। एक के बाद एक वार करते हुए वह पूरे बेड़े को चीरना शुरू कर देता है और फिर सीधा उस जहाज से टकराता है जिस पर कंग को बांध कर रखा गया था। टक्कर इतनी भयानक होती है कि जहाज समंदर के बीच ही पलट जाता है। यही वह पल था जब कंग भी फट पड़ता है। वह एक जहाज से दूसरे जहाज पर छलांग लगाता हुआ सीधे गॉडजिला तक पहुंचता है और उसके चेहरे पर ऐसा भारी मुक्का मारता है कि समंदर तक कांप उठता है। गॉडजिला भी जवाबी हमला करता है और कंग नीचे जा गिरता है, लेकिन वह रुकने वालों में से नहीं था। अगले ही पल वह फिर खड़ा होता है और पूरी ताकत के साथ पलटवार करता है, जिससे गॉडजिला दूर जा गिरता है। अब गॉडजिला का गुस्सा और भड़क उठता है। वह अपनी न्यूक्लियर पावर से कंग को खत्म करना चाहता है, लेकिन कंग खतरे को समझ जाता है और बचने के लिए सीधे पानी में कूद पड़ता है। बस यहीं गॉडजिला को अपना सबसे बड़ा फायदा मिल जाता है। वह कंग को पानी के अंदर खींच लेता है, क्योंकि समंदर उसके लिए रणभूमि नहीं, उसका अपना इलाका था। पानी के भीतर वह आराम से सांस ले सकता था, लेकिन कंग की ताकत वहाँ तेजी से जवाब देने लगती है। दम घुटने के साथ उसकी हालत बिगड़ने लगती है और गॉडजिला उसे गहराई में ले जाकर हमेशा के लिए खत्म करना चाहता है। ये देखकर इल्लीन घबरा उठती है और चिल्लाकर मदद मांगती है। आर्मी तुरंत पानी के अंदर मिसाइलें दाग देती है। लगातार हुए धमाकों से गॉडजिला की पकड़ ढीली पड़ती है और कंग किसी तरह पानी से बाहर निकल आता है। यही मौका देखकर नेथन एक बेहद समझदारी भरा फैसला लेता है। वह आदेश देता है कि सभी जहाजों के इंजन और मशीनें तुरंत बंद कर दी जाएं, ताकि गॉडजिला को लगे कि जंग खत्म हो चुकी है और अब यहाँ कोई जिंदा नहीं बचा। यानी वे लोग गॉडजिला के सामने हार मानकर अपनी पावर बंद कर देते हैं। जैसे ही पूरा बेड़ा शट डाउन होता है, गॉडजिला आखिरी बार गुस्से से कंग की तरफ देखता है, उसे हारा हुआ समझता है और वहाँ से वापस लौट जाता है। मगर खतरा अभी टला नहीं था। इल्लीन को डर था कि अगर जहाज दोबारा चालू किए गए तो गॉडजिला फिर लौट सकता है। इसीलिए नेथन तय करता है कि अब कंग को समंदर के रास्ते नहीं ले जाया जाएगा, बल्कि आगे का सफर हवा के रास्ते हेलीकॉप्टर्स से होगा। उधर दूसरी तरफ मेडिसन अपने दोस्तों के साथ चुपके से एपेक्स के हेडक्वार्टर में घुस जाती है। वहाँ पहुंचकर उन्हें स्कल क्रॉलर्स के विशाल अंडे दिखाई देते हैं, जिन्हें कंपनी किसी बेहद गुप्त मकसद के लिए छुपा कर रखे हुए थी। लेकिन वे इस रहस्य को ठीक से समझ भी नहीं पाते कि तभी वहाँ का दरवाजा अचानक लॉक हो जाता है। अगले ही पल उन्हें एहसास होता है कि वे किसी कमरे में नहीं, बल्कि एक हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट पॉड के भीतर फंस चुके हैं, जो उन अंडों समेत उन्हें जमीन के नीचे बने गुप्त रास्तों से सीधा हांगकांग की तरफ ले जा रहा था। उधर आर्मी हेलीकॉप्टर्स की मदद से कंग को अंटार्कटिका के उस रहस्यमय रास्ते तक पहुंचा देती है, जहां से सीधे होलो अर्थ में उतरा जा सकता था। वहां पहुंचकर सब उसे गुफा के भीतर जाने का इशारा करते हैं, लेकिन कंग साफ मना कर देता है, जैसे उसे उस अंधेरे रास्ते के पीछे छुपी अनजानी दुनिया पर भरोसा ही ना हो। तब नेथन एक बार फिर उस छोटी बच्ची जिया का सहारा लेता है। बच्ची इशारों में कंग को समझाती है कि उस गुफा के पार वही जगह है जहां उसका असली घर है, वही दुनिया जहां उसे होना चाहिए। और आखिरकार कंग उसकी बात मान लेता है। वह एक लंबी छलांग के साथ गुफा के भीतर उतर जाता है और उसके पीछे पीछे बाकी लोग भी अपनी एंटी ग्रेविटी क्राफ्ट्स के साथ होलो अर्थ की तरफ बढ़ जाते हैं। नीचे पहुंचते ही उनके सामने एक ऐसी दुनिया खुलती है जो किसी सपने और डरावने
अपने रहस्य का मिला जुला रूप लगती है। वहाँ सब कुछ उल्टा, विशाल और अनजाना था। शुक्र यह था कि उनके खास क्राफ्ट्स उस जानलेवा दबाव को सह पा रहे थे, वरना वहाँ टिकना नामुमकिन था। लेकिन उस दुनिया ने उनका स्वागत खामोशी से नहीं किया। जमीन पर कदम पड़ते ही कई भयानक जीव उन पर टूट पड़ते हैं। एक उड़ने वाला मॉन्स्टर आगे चल रही क्राफ्ट को अपने पंजों में जकड़ लेता है और फिर उसकी नजर उस छोटी बच्ची जिया पर जा टिकती है। हमला होने ही वाला होता है कि उसी पल कंग बिजली जैसी तेजी से आगे बढ़ता है, उस जीव को हवा में ही पकड़ लेता है और इतनी बेरहमी से पटकता है कि उसका खेल वहीं खत्म हो जाता है। इसके बाद कंग बिना रुके अपने असली घर की तलाश में आगे बढ़ने लगता है और बाकी सब उसके पीछे पीछे उस अजीब, खतरनाक और अनदेखी दुनिया में उतरते चले जाते हैं। इसी दौरान मेडिसन, बर्नी और उनके साथी उस हाई स्पीड मशीन के जरिए हांगकांग की सीक्रेट लैब तक पहुंच जाते हैं और वहां जो चीज उनके सामने आती है वही पूरी कहानी का सबसे खतरनाक सच थी। एपेक्स ने गॉडजिला को मारने के लिए उसका एक धातु से बना राक्षसी रूप तैयार कर लिया था, मेका गॉडजिला। ये कोई साधारण मशीन नहीं थी, बल्कि इसे रेन सेरेजावा अपने दिमाग के जरिए कंट्रोल कर रहा था। अब मेडिसन और बर्नी को सब समझ आने लगता है। गॉडजिला ने एपेक्स पर हमला यूं ही नहीं किया था, उसे पहले ही महसूस हो चुका था कि यह कंपनी कुछ ऐसा बना रही है जो उसे सीधी चुनौती देने वाला है। मेका गॉडजिला की ताकत पर रखने के लिए उसके सामने एक स्कल क्रॉलर छोड़ा जाता है, लेकिन वह बेचारा मुकाबला शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है। मेका गॉडजिला अपनी लेजर बीम चलाता है और पल भर में उस जीव को 2 हिस्सों में काट देता है। फिर भी दिक्कत बाकी थी, क्योंकि इस मशीन को पूरी ताकत से चलाने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए थी वह एपेक्स के पास नहीं थी। वह खास पावर सिर्फ होलो अर्थ में मिल सकती थी। अब साफ हो चुका था कि कंपनी का मालिक वॉल्टर उस रहस्यमयी ऊर्जा के पीछे क्यों पड़ा था, क्योंकि उसी के दम पर वह मेका गॉडजिला को पूरी तरह जिंदा, आजाद और अजेय बनाना चाहता था। जैसे ही मेका गॉडजिला को कुछ पल के लिए टेस्ट किया जाता है, उसकी हलचल गॉडजिला तक पहुंच जाती है। वह तुरंत समझ जाता है कि दुनिया में कोई ऐसी ताकत जाग रही है जो सीधे उसे चुनौती देने के लिए बनाई गई है, और बस उसी पल वह हांगकांग की तरफ बढ़ चलता है। उधर होलो अर्थ का नजारा किसी दूसरी ही दुनिया जैसा था, खूबसूरत भी, रहस्यमय भी और उतना ही खतरनाक भी। उस अनजानी दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य एक विशाल महल जैसे पहाड़ के भीतर छुपा था, जहाँ असली ऊर्जा स्रोत मौजूद था। कंग धीरे धीरे उस जगह तक पहुंचता है, भारी दरवाजा खोलता है और अंदर जो उसे मिलता है वह सिर्फ एक हथियार नहीं, उसके वजूद का हिस्सा लगता है। वहाँ उसे अपनी कुल्हाड़ी मिलती है, और यह कोई साधारण कुल्हाड़ी नहीं थी, बल्कि इसे गॉडजिला जैसे ही एक प्राचीन टाइटन की पीठ के कांटे से गढ़ा गया था। उस हथियार को हाथ में लेते ही कंग उस पत्थर के सिंहासन पर बैठ जाता है, जैसे वह बरसों बाद अपने असली साम्राज्य में लौटा हो। इसी बीच हांगकांग में गॉडजिला पहुंच चुका था और उसे देखते ही शहर में भगदड़ मच जाती है। उसी समय कंग को वह रहस्यमयी ऊर्जा स्रोत भी मिल जाता है जिसकी तलाश में सब यहाँ तक पहुंचे थे। जैसे ही वह अपनी कुल्हाड़ी को उस ऊर्जा पर टिकाता है, हथियार नीली रोशनी से जगमगा उठता है और उसके भीतर पहले से कहीं ज्यादा शक्ति भर जाती है। लेकिन ये पल ज्यादा देर शांत नहीं रहता। गॉडजिला को धरती के नीचे कुछ बदलता हुआ महसूस होता है, जैसे किसी ने उसकी बराबरी की आग जला दी हो। गुस्से में वो अपनी न्यूक्लियर बीम सीधे जमीन पर दाग देता है। वो हमला धरती की परतों को चीरता हुआ हजारों मील नीचे होलो अर्थ तक जा पहुंचता है। तभी माया, जो इस मिशन के साथ आई थी, मौका देखकर उस ऊर्जा का डाटा अपनी कंपनी को भेज देती है ताकि मेका गॉडजिला को पूरी तरह एक्टिवेट किया जा सके। इल्लीन उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन माया किसी की नहीं सुनती। अगले ही पल गॉडजिला की बीम वहां पहुंचकर तबाही मचा देती है। चारों तरफ भगदड़ मच जाती है और माया अपनी जान बचाकर भागना चाहती है, मगर इस बार कंग उसे देख लेता है। गुस्से से भरा कंग उसकी एंटी ग्रेविटी क्राफ्ट को हवा में ही पकड़ लेता है और चकनाचूर कर देता है। अब उसके सामने सिर्फ एक ही बात बची थी, ऊपर वही दुश्मन इंतजार कर रहा था जिसने उसे ललकारा था। कंग अपनी चार्ज हुई कुल्हाड़ी उठाता है और उसी बने हुए रास्ते से तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ता है, जब तक कि वो सीधा हांगकांग की धरती पर नहीं पहुंच जाता। वहां गॉडजिला पहले से खड़ा था और जैसे ही दोनों आमने सामने आते हैं, कंग बिना एक पल गवाए अपनी कुल्हाड़ी से वार करता है। हमला इतना ताकतवर होता है कि गॉडजिला भी घायल हुए बिना नहीं बचता। इसके बाद गॉडजिला बार बार अपनी न्यूक्लियर पावर से कंग को खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन कंग हर बार अपनी फुर्ती और तेजी के दम पर बच निकलता है। हांगकांग की रंग बिरंगी नियॉन लाइट्स से जगमगाती सड़कों पर दोनों टाइटन्स की यह भिड़ंत लगातार और ज्यादा भयानक होती जाती है। कंग पूरी ताकत झोंक देता है, फिर भी धीरे धीरे मुकाबला गॉडजिला के पक्ष में झुकने लगता है। आखिरकार गॉडजिला उसे बुरी तरह घायल करके जमीन पर गिरा देता है, उसकी छाती पर पैर रखकर दहाड़ता है और अपनी जीत साफ कर देता है। वह कंग को वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाता है। उधर एपेक्स के मालिक के हाथ वह ऊर्जा पहुंच चुकी थी जिसका उसे बेसब्री से इंतजार था। जैसे ही उस पावर को
मेका गॉडजिला में डाला जाता है वह पूरी तरह जाग उठता है, लेकिन एक्टिवेट होते ही यह मशीन किसी के कंट्रोल में नहीं रहती। सबसे पहले वह वॉल्टर को ही मार डालती है, फिर पूरे सिस्टम को अपने कब्जे में लेकर तहस नहस कर देती है और उसी सिस्टम के बेकाबू होते ही रेन सेरेजावा भी उसकी चपेट में आकर मारा जाता है। अगले ही पल वह विशाल दीवार फाड़कर बाहर निकल आता है, जैसे कोई असली राक्षस लोहे के शरीर में कैद था और अब आजाद हो गया हो। गॉडजिला उसे देखते ही समझ जाता है कि यह खतरा कितना बड़ा है, इसलिए वह तुरंत उससे भिड़ जाता है। मगर इस बार सामने कोई जीवित टाइटन नहीं, बल्कि एक ऐसी मशीन थी जो बेरहम भी थी और लगातार हमला करने में भी नहीं थकती थी। मेका गॉडजिला अपनी ताकत, मिसाइलों और घातक हमलों से गॉडजिला को बुरी तरह दबा देता है और देखते ही देखते उसे जमीन पर गिरा देता है। दूसरी तरफ मेडिसिन, बर्नी और जॉश उसे रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन सिस्टम लॉक होने की वजह से उनके हाथ लगभग बंद जाते हैं। उधर कंग की हालत भी नाजुक हो चुकी थी, उसकी सांसें टूट रही थीं और जब छोटी बच्ची जिया उसके सीने पर हाथ रखती है तो उसे महसूस होता है कि उसकी धड़कन धीरे धीरे खत्म हो रही है। नेथन तुरंत समझ जाता है कि अब कंग को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, उसके दिल को जबरदस्त झटका देना। वह अपनी एंटी ग्रेविटी क्राफ्ट को कंग के सीने पर दे मारता है। जोरदार धमाके के साथ कंग की रुकी धड़कन फिर से चल पड़ती है। तभी छोटी बच्ची इशारों में उसे समझाती है कि इस वक्त गॉडजिला दुश्मन नहीं है, उसे मदद की जरूरत है। बस इतना सुनना था कि कंग उठ खड़ा होता है और सीधे जंग के मैदान की तरफ दौड़ पड़ता है। ठीक उसी वक्त मेका गॉडजिला अपनी घातक लेजर से गॉडजिला को खत्म करने वाला था, लेकिन कंग समय पर पहुंचकर उसे बचा लेता है। अब गॉडजिला भी समझ जाता है कि इस दुश्मन को हराने के लिए उसे कंग के साथ मिलकर लड़ना होगा। दोनों साथ आते हैं, फिर भी मेका गॉडजिला उन पर भारी पड़ता रहता है। तभी कंग की नजर अपनी कुल्हाड़ी पर पड़ती है, लेकिन उसमें अब ऊर्जा नहीं बची थी। इसके बावजूद वह उसी से हमला कर देता है और जवाब में मेका गॉडजिला उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर देता है। जब वह अपनी पूंछ से कंग को खत्म करने ही वाला होता है, तभी कंग अपनी बची खुची ताकत से उस वार को रोक लेता है। उधर कंट्रोल रूम में मेडिसिन और बर्नी अब भी सिस्टम हैक नहीं कर पा रहे थे। तभी जॉश को एक तरकीब सूझती है। वह बर्नी की शराब उठाकर मेन कंट्रोल पैनल पर डाल देता है। इससे मशीनों में शॉर्ट सर्किट हो जाता है और मेका गॉडजिला कुछ सेकंड के लिए जाम हो जाता है। यही वह मौका था जिसका इंतजार था। गॉडजिला तुरंत अपनी न्यूक्लियर पावर से कंग की कुल्हाड़ी को फिर से चार्ज कर देता है। अब कंग पूरी रफ्तार से मेका गॉडजिला पर टूट पड़ता है। वह अपनी कुल्हाड़ी से उसके हाथ पैर अलग कर देता है, उसके लोहे के शरीर को चीर डालता है और आखिर में उसका सिर उखाड़कर अपनी जीत की दहाड़ मारता है। मेका गॉडजिला के खत्म होते ही हांगकांग में फैला पूरा कहर थमने लगता है। गॉडजिला फिर खड़ा होता है। कंग भी अपनी कुल्हाड़ी संभालकर उसके सामने आ जाता है, लेकिन इस बार हवा अलग थी। दोनों ने मिलकर एक ऐसे दुश्मन को हराया था जो उन दोनों से भी बड़ा खतरा बन चुका था। इसी वजह से वे पुरानी दुश्मनी को वहीं खत्म कर देते हैं। गॉडजिला वापस समंदर की गहराइयों में लौट जाता है और कंग आखिरकार अपने असली घर होलो अर्थ चला जाता है, जहां अब उसका इंतजार कैद नहीं बल्कि उसका अपना साम्राज्य कर रहा था।